Hello everyone, Arthur this side from the advisors. We are here to discuss Income Tax Act 2025 as it is a 76th year of ruling India. This act may be called as Income Tax Act 2025, extend to whole of India, save as otherwise provided in 1st April 2026. जो हमारा ओल्ड एक्ट था वो 1961 का था होल ऑफ इंडिया और 1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल था। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन मैप बनाएंगे कि कौन सा सेक्शन किस सेक्शन में ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट shall have the meaning assigned in to it in section 515 clause 3 सब clause B। ये न्यू डेफिनेशन है। फिर आता है एडिशनल कमिश्नर। That means a person appointed to be an additional commissioner of income tax under section 237 subsection 1 old act में। ओल्ड एक्ट में ये 1C में था। Means a person appointed to be an additional commissioner of income tax under section 117 117। अब यहाँ पर ये है सेक्शन 237 सबसेक्शन 1। पहले है ये सेक्शन 2(1)(c) रेफर सेक्शन 117(1). नेक्स्ट है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर ये भी हमारा जो डिफाइंड है 237 37 1 में।
डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(c) में। ये डिफाइंड है सेक्शन 2(1)(b). दोनों का रेफर सेक्शन है सेक्शन 117 सबसेक्शन 1। ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स पेबल अंडर 19C। प्रीवियस एक्ट में था in accordance with provision of chapter 8 17C। एग्रीकल्चर इनकम पुराने सेक्शन में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2(1)(a)। ये डिफाइंड है सेक्शन 2 में सेक्शन 2। अब एग्रीकल्चर में एनी रेंट और revenue derived from land which is situated in India। रेंट है revenue derived from a land which is situated in India। हमारा जो लैंड है उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, उससे हमें रेंट या रेवेन्यू हो रहा है, तो उसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। इनकम derived from such land by agriculture performance by cultivator or receiver of rent in kind, sale by a cultivator or receiver of rent in kind of produce raised received by him in respect of no process has been performed other than natural process। इसमें क्या है कि कोई इनकम अगर ड्राइव हो रही है एग्रीकल्चर पर्पस एक्टिविटी से, तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम होंगी। कोई हमारा कल्टीवेटर है उसको कुछ वर्क परफॉर्म कर रहा है, उससे जो इनकम अराइज हो रही है उसे यूजुअल इनकम करेंगे। कोई रिसीवर है जो मेंटेनेंस यानी कि प्रोड्यूस को रिसीव करता है, तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम करेंगे जो फिट टू मार्केट है। और देन हमारे कोई हम सेल करते हैं गुड प्रोड्यूस को जिस पर नेचुरल प्रोसेस अप्लाई हुआ है, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। अगर कोई बिल्डिंग एनी बिल्डिंग ड्राइव एनी बिल्डिंग owned occupied by receiver of rent or revenue of any such land or occupied by cultivator of the receiver of rent in kind। मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे कोई बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल, उससे अराइज होने वाली इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। शर्त ये है वो इमीडिएट वेस्टी ऑफ सच लैंड, वो लैंड के बिल्कुल करीब होनी चाहिए, और वो किस पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए, ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस और आउट बिल्डिंग बाय द रिसीवर ऑफ रेंट रेवेन्यू और द कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट। ऐसा स्टोरेज हाउस उसे यूज करना चाहिए। अब इसमें पहले ये वाला पॉइंट पहले ये एक्सप्लेनेशन में था। अब ये इसका पार्ट बन गया क्लॉज डी। क्या कि सैम्पलिंग और सीडलिंग जो नर्सरीज होती है इनकी इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, बट नॉट इंक्लूड क्या अगर हम उस बिल्डिंग को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या अदर बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहेगी।
अगर हम इनकम को अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी लैंड रेफर टू इन क्लॉज 22 क्लॉज थर्ड ए और बी। अगर हम लैंड को सेल आउट करते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अमलगमेशन की डेफिनेशन कुछ चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम है, आप पढ़ सकते हैं। पहले ये 1 बी में था, पहले ये सेक्शन 2 1 बी में था, अब क्लॉज नंबर 6 है। नेक्स्ट है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू in relation to property means annual value is determined under section 21। पुराने सेक्शन में देखते क्या है, अंडर सेक्शन 23 और क्लॉज नंबर 2 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 रेफर सेक्शन 23। फिर है हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 361। पुराने में अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 252 क्लॉज नंबर 4। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन से में है 361 में। सेक्शन 2 क्लॉज 4 रेफर सेक्शन 252। फिर आता है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड अप्रूविंग अथॉरिटी एज पर पार्ट बी ऑफ शेड्यूल, वो शेड्यूल नहीं, शेड्यूल 11। प्रीवियस सेक्शन में ये था पार्ट सी ऑफ फोर्थ शेड्यूल और क्लॉज नंबर 4 अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। सेक्शन 2 पार्ट 5 पार्ट बी और 4 शेड्यूल। फिर आता है सुपर एन्युएशन फंड means a superannuation fund or any part of superannuation fund which is approved and continues to be approved by approving authority as per part B of schedule 11। ठीक है, पुराने एक्ट में क्या है, प्रीवियस में ये है मीन्स अ पर्सन means a person superannuation fund or any part of superannuation fund which has been continuously approved by principal chief commissioner of income tax, chief commissioner or chief commissioner or chief principal commissioner or commissioner in accordance with the rules contained in part D of fourth schedule, clause 6।
Section 2, Clause 6, Part B of 4 Schedule. Next है हमारा assessee. Assessee means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act and includes every person assessment of his income or loss sustained by him or refund due to him. Next, for assessment of income of other person in respect of him, he assessable मतलब क्लबिंग का प्रोविजन. ठीक है. डीम टू बी एसएससी, डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, उनको हम एसएससी देंगे. पुराने एक्ट में क्लॉज 7 में था, अब ये क्लॉज नंबर 11 में है. सेक्शन 2 क्लॉज 7. नेक्स्ट आएगा असेसिंग ऑफिसर. वह असेसिंग ऑफिसर होगा असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और by virtue of direction the issued under 241 241 or section 241 or section 1 or 2 or 3 and or additional director or joint commissioner or joint director who is directed under section 241 clause 5 plus a clause B to exercise or perform any of the powers conferred or assigned to an assessing officer under this act. पहले ये 7 में था, क्लॉज 7 में. सेक्शन 2 क्लॉज 7 ए. असिस्टेंट में एक नई डेफिनेशन हाईलाइट हुई है, रिकम्प्यूटेशन. असेसमेंट इंक्लूड रीअसेसमेंट एंड रिकम्प्यूटेशन. रिकम्प्यूटेशन ये हमारी नई चीज है, दिस इज न्यू. और लेफ्ट में ये क्लॉज नंबर 8 में था. सेक्शन 2 क्लॉज 8. तो नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट कमिश्नर. Means a person appointed to be an assistant commissioner of income tax or deputy commissioner of income tax under section 237 1.
एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है। अ, एक सबसे बड़ा चेंज है जो हमारा असेसमेंट हमारा असेसमेंट ईयर होता था वो विड्रॉ हो गया है। अब मतलब टैक्स ईयर की है नो प्रीवियस ईयर, नो असेसमेंट ईयर, नो असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स ईयर 26-27 की इनकम असेस एंड कंप्यूट होगी टैक्स ईयर 27-28 में। फिर नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। नहीं, पहले असिस्टेंट कमिश्नर का होना है। असिस्टेंट कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ अंडर सेक्शन 237(1). पहले ये 9A में था। सेक्शन 2(9A). नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 237(1). 237(1). यहाँ भी 237(1). पुराने अंक में 9B में था। सेक्शन 2(9B) रेफर सेक्शन 117 सेक्शन 117 सब सेक्शन 1। फिर हमारा आता है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। हमारा एवरेज ऑफ इनकम टैक्स मीन्स अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटिंग और टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम मतलब टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। पहले क्लॉज नंबर 10 में था। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट सिमिलर एसेट्स whether tangible or intangible। Right में क्लॉज नंबर 11 में था। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 11। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंस्टिट्यूटेड इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। पहले बोर्ड हमारा 12 में था। सेक्शन 2(12).
क्या आता है हमारा बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब लेजर, डे बुक, स्केच बुक, अकाउंट बुक एंड अदर बुक इन रिटन फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डिजिटल फॉर्म। इस बार न्यू है ये क्लाउड स्टोरेज। न्यू है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। ये हमारा न्यू है। पोर्टेबल डाटा स्टोरेज, external hard drives और memory cards as printouts of data stored in electronic digital form और devices। मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस एक चीज नहीं ऐड हुई है, वो है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। पुराने एक्ट में ये था, पहले में सेक्शन 2 क्लॉज 12 ए। नेक्स्ट हमारा 20 बिजनेस includes and trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade or commerce और मैन्युफैक्चर डेफिनेशन सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसका क्लॉज था पहले क्लॉज 30, इसका क्लॉज था सेक्शन 2 क्लॉज 13। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका पहले ये 13 में था, सेक्शन 2 13 ए। नेक्स्ट है capital asset, property of any kind held by assessing whether or not connected with his business or corporation, and security held by foreign institutional investors। and कोई प्रॉपर्टी जो हमारी है एसएससी की, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, कोई सिक्योरिटीज हो जैसे कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने किसी कोई सिक्योरिटी जो परचेज कर रखी है जो कि लिस्टेड हो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रेगुलेटेड हो, ये इन्वेस्टमेंट फंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 24 10 ए एंड यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये चीज चेंज हुई है। शेड्यूल सेकंड टेबल नंबर 2। यहाँ पर पहले था यहाँ पर पहले था क्लॉज 10 बी। ये डिफाइंड द सेक्शन 2 14 does not include
क्या इंक्लूड नहीं होगा? एक तो आपका स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपके म्यूनिसिपैलिटी टाउन एरिया कंटेनमेंट बोर्ड नॉट लेस देन 10,000 पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, अगर 10,000 से ज्यादा है तो 2 किलोमीटर का एरिया हमारा अर्बन लैंड कहलाएगा। अगर हमारे 1 लाख से 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर का एरिया अर्बन लैंड कहलाएगा। अगर 10 लाख से ऊपर है तो 8 किलोमीटर का एरिया हमारा कहलाएगा अर्बन लैंड। इसके आउटर बाउंड्री में भी, इसके आउटर बाउंड्री में जो ये लैंड होगी उसको हम एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे, जो कि कैपिटल सेटिंग होगी। गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट अंडर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम 2015 और एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें पहले ओल्ड में ये पार्ट मिसिंग है। 6.5% ऑफ गोल्ड बॉन्ड 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल बियर बॉन्ड 1999 इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बार इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पहले the meaning assigned in two section 210 clause 6 6a. Next, personal effects means any movable property had for personal use। और इसमें क्या एक्सक्लूड होगा? ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्या होगा? ऑर्नामेंट्स of gold, silver, platinum or any other precious metal or alloy of such precious metal with or without ये चीज नहीं है। with or without, पहले ये क्या था? whether और not, पहला था whether और not। ले सकते हैं, पहले ये था whether और not, अब हो गया है with और without। semi precious, precious stone, whether or not set in any furniture utensils or article or फिर archaeological drawings, paintings, sculptures, any work of art। पॉपुलेशन का आप जानते हो, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मीनिंग असाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज एच और सिक्योरिटी काउंसिल रेगुलेशन में। फिर हमारा आता है 23 चैरिटेबल पर्पस, रिलीफ for poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments or places or objects of artistic or historic interest, or advancement of any other object general public utility। ठीक है, पहले ये क्लॉज नंबर 15 में था।
Section 2 clause 15. फिर आता है चीफ कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और a principal chief commissioner of income tax or a principal director general of income tax under section 237 237 1. चैरिटेबल में दो चीज थी कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं provided any advances or object of general duty shall not be a charitable purpose activity in nature of freedom of business activity. वो हमारी चैरिटेबल पर्पस नहीं कहलाएगी अगर उसका कैरिंग आउट ऑफ अगर वो एडवांसमेंट ऑफ हमारी जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए करा गया है तो वो इंक्लूड किया जाएगा चैरिटेबल पर्पस में या उसका जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो हमारी टोटल बिजनेस का 20% तक है उससे ज्यादा नहीं है। ये रहा हमारे चीफ कमिश्नर जो कि 15A में डिफाइंड है। सेक्शन 258 अगर सेक्शन 117 सबसेक्शन 1 ठीक है 24 तक हमारा हो गया डेफिनेशन यहाँ तक हो गया 24 तक। अब हम आगे बढ़ेंगे रोज थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन करेंगे फिर मेन क्लॉज पे चलते चलेंगे। मेन सेक्शन करते रहेंगे ऐसे जिससे कि हमारा कम टाइम में ज़्यादा जल्द से कवर कर पाए। ये रहा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थिंग टैक्स ये पहले हमारा होता था प्रीवियस ये असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर अब दोनों को हटा के हमारे पास कर दिया है टैक्स ईयर मीन्स 12 month period of financial year commencing on 1st April है। अगर आपका बिजनेस न्यूली स्टार्टेड है तो उस डेट से स्टार्ट हो जाएगा आपका टैक्स ईयर। और अगर आप इनकम न्यूली कंसर्न एंडिंग विद द सेकंड फाइनेंशियल ईयर मतलब इसमें पीरियड के लिए होगी अगर आपका बिजनेस अक्टूबर 26 में स्टार्ट हुआ है तो मार्च 27 को आपका तो टैक्स ईयर मान लेंगे। फिर चलते हैं सेक्शन नंबर 4 सेंट्रल एक्ट दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर एनी टैक्स ईयर। पुराने एक्ट में भी प्रीवियस ईयर डिफाइंड था सेक्शन 3 में और टैक्स ईयर सेक्शन 3 में डिफाइंड है। न्यू एक्ट में बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 4 में है ओल्ड में भी सेक्शन 4 में। इनकम टैक्स of all such shall be charged at the rate in accordance with or any tax year income tax for such taxes shall be charged at the rate in accordance
Charge of income tax on the total income of every person as per provision of this act. Additional income tax. Income tax shall also include any additional income tax. Next, if acts provide is to be charged in respect of income of a period other than tax year, उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे. तो है हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो कि पहले से सेक्शन 5 में था. अभी सेक्शन 5 में पहला है रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया that were by or on behalf of such person accrue or arise or is deemed to be accrue or arise to such person accrues or arise outside India that but when such person is not ordinary resident in India other than under section 613 जो हमारा एसएससी है एसएससी है तो एसएससी की पहले तो इनकम होगी जो रिसीव और ड्यू टू बी रिसीव है इंडिया है जो एक्रू और अराइज इन इंडिया है मतलब इंडिया में एक्रू हुई है और अराइज हुई है और तीसरा है जो वो एनओआर है तब उसका कुछ इनकम अराइज हुई है लेकिन जो इनकम ड्राइव हुई है वो बिजनेस से हुई है जो कंट्रोल द कॉर्पोरेशन इंडिया प्लेस ऑफ इसे क्या कहेंगे प्लेस ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट है हमारा subject to provision of this total income tax year of a person who is non-resident. उसकी कौन received और deemed to be received in India, accrue or arise in India. ये तो हमारे हो गए receive और deemed to be received in India that year on behalf of such person. ठीक है एक तो रिसीव हो चुकी है और या डीम टू भी रिसीव होने वाली है. एक्रू मतलब वो लाइक उससे इनकम जो है अरेंज हो गई है उन लोग कुछ सर्विस की जो सोर्स था सोर्स उसने काम कर दिया है और एनओआर की किस केस में नॉन एनआर की केस में कोई इनकम है जो रिसीव और deemed to be received in India that is by or on behalf of such person. Next, accrues or arise or to be arise such person in India by in that year. Next, if income has been included in the person total income on the basis of it as accrue or arise deemed to have accrue or arise to it shall not be included on the basis that is received or deemed to be received by person in India. मतलब हमने अगर एक इनकम को पर्सन की टोटल इनकम में जोड़ लिया है
अगर वो एक्रो और राइस और डी अगर, तो उसको अगेन नहीं, अगेन नहीं ऐड ऑन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव। ये हमारा कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा रेसिडेंस। पहले भी और नेक्स्ट में सेक्शन 6 में था, अभी सेक्शन 6 में है। 182 डेज का टाइम पीरियड है, 182 डेज और मोर। एक तो ये हो गया 182 डेज, और दूसरी कंडीशन क्या है, और 60 डेज और मोर that year and has been cumulative for the 365 days or more in the 4 year preceding such tax year। मतलब अगर हमारे टैक्स ईयर 2026-27 है, तो टैक्स ईयर 2025-26, टैक्स ईयर 2024-25, टैक्स ईयर 2023-24, टैक्स ईयर 2022-23। ये जो हमारे 4 टैक्स ईयर हैं, उसमें 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा, टोटल 365, टोटल 365 और मोर देन इट, वो इंडिया में डिसाइड करता है, तो उसको हम रेजिडेंट कहते हैं। अगर आपको मर्चेंट शिपिंग के केस में, मर्चेंट शिपिंग के केस में क्या होगा, मर्चेंट शिपिंग के केस में क्या होगा, जब वो शिप जिस ड्यूरेशन के लिए इंडिया में रहेगा, वो पर्सन उतने दिन के लिए रेसिडेंट कराएगा। ठीक है। और प्रोविजन ऑफ क्लॉज 2 भी, ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा पर्सन ऑफ इंडियन origin। कम, दूसरा फंक्शन विजिट ऑन इंडिया इन टैक्स ईयर। नेक्स्ट चैप्टर 5, the person referred to in section 4, the, अगर आपकी टोटल इनकम इस पर्सन के को रेसिडेंट बनाने के लिए, रेसिडेंट कैलकुलेशन के लिए, जो अगर इसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो 60 डेज को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि वो 120 डेज से मोर, 120 डेज या उससे ज्यादा दिन इंडिया में अगर रिसाइड करता है, तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्लास नंबर 6, क्लास नंबर 6 कहता है, इफ द इंडिविजुअल इज इन इंडिया एंड मेंबर ऑफ थ्रू फॉरेन लिविंग इंडिया, जो मैथड प्रिस्क्राइब करा गया होगा उसके अकॉर्डिंग, उसको अकॉर्डिंग उसको मान लिया जाएगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लास नंबर 7, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है। अगर आपकी तीन कंडीशन इसमें पूरी नहीं हो गई, पहला आपकी इनकम, पहला आप सिटीजन ऑफ इंडिया,
दूसरा, उसकी इनकम नॉट टैक्स इन एनी ईयर। तीसरा, टोटल इनकम मोर देन 50 लाख, तो उसको डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज नंबर 8। इसमें से आपका है वो कोई जनरल बात है। क्लास 2 से 6 तक की जो प्रोविजंस हैं उसके लिए हम क्लास 7 हमारा इन सेक्शंस पे अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदू और अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म और अदर एसोसिएशन। इसका क्या करेंगे कि इसमें जो shall be resident in India any person unless the control management of its affairs is situated wholly outside India during such period. अगर हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम किसे कहते हैं? कर्ता। होम में पार्टनर, एसोसिएशन में मेंबर्स। ये सब अगर आउट ऑफ इंडिया है तो रेसिडेंट नहीं है, अगर इंडिया में है तो ये रेसिडेंट है। कंपनी को कहा जाएगा अगर इंडिया में इंडियन कंपनी है। दूसरा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया इन दैट टैक्स ईयर। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स प्लेस वेयर की मैनेजर एंड कमर्शियल डिसीजन टेकन, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है 11। एवरी अदर पर्सन इन रेजिडेंट in India in any tax year unless control and management of affairs of such person is situated wholly outside India। वही है, रेड लाइन को रिपीट किया जा रहा है। फिर हम आ जाते हैं एनओआर पे। एनओआर क्या है? एनओआर इन एनी tax year if that person is individual, individual joint divided family whose manager is that year, मतलब पिछले 9 सालों में वो एनआर है, यानी हमारी रेसिडेंट की जो कंडीशंस हैं वो इसने फुलफिल नहीं करी, तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अगर ये 729 डेज और लेस इन 7 tax years is in India cumulatively for 729 और लेस डेज के लिए इंडिया में रहता है। क्यूमुलेटिव 7 years, 7 tax years, तो उसको अब सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन उसको कब रेजिडेंट मानेंगे?
जब उसको क्या कहते हैं, टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज से जो उसकी इनकम है उसको एक्सक्लूड किया था, जो भी इनकम बचेगी वो 15 लाख है, तो उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा, वो एनओआर माना जाएगा। 15 लाख से एक्सीड है person who is not ordinary resident in India in tax year if that person is E part हो गया, B part whose total income excluding income from the tax year as mentioned in subsection 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया who has been in India cumulative for 120 days or more but less than 182 days during tax year, मतलब 120 दिन और 182 डेज के बीच में अगर वो रहता है तो हम वो हमारा एनओआर कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पर, इनकम deemed to be received and dividend due to be received in India। पहला प्रोविजन है, अब इसे आराम से करेंगे, कौन कौन सी इनकम हमारी डीम टू बी इनकम को एनालाइज करेंगे। पार्ट ए, एनुअल एक्सप्रेशन, कौन कौन सी इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया मानी जाएंगे इन टैक्स ईयर। पहला, annual expression in that year, no credit of an employee participating in a recognized provident fund to the extent provided in paragraph 6 of Part A of Schedule 11। Schedule 11 तक की जो इनकम एग्जाम्प्ट है, शेड्यूल 11 में पार्ट ए में पैरा 6 में जितने इनकम उसके आगे की इनकम जो है ना, उस इनकम उसको हम अपनी टैक्सेबल इनकम मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही कहा है इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। फिर बैलेंस इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन पैरा 11 सब पैरा 4 5 पार्ट ए और शेड्यूल 11। ट्रांसफर बैलेंस जो हमारा है उसको हम उतने एक्सटेंट तक, जितने एक्सटेंट तक एग्जाम्प्ट है उसको हम क्या कहते हैं, अपना इनकम मान लेंगे। इनकम डीम टू बी रिसीव्ड एंड डिविडेंड डीम टू बी रिसीव्ड एंड डिविडेंड। कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉय इन दैट ईयर टू अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम, अपना इनकम मानेंगे डीम्ड इनकम। अब हमारे आता है डिविडेंड के लिए। डिविडेंड के लिए डिविडेंड का जो मीनिंग क्लास नंबर 40 में आता है, 40 अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ टैक्स ईयर। ठीक है, अब आता है इनकम और स्टॉकिंग ट्रेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी, रिसीप्ट ऑफ कैपिटल एसेट
or stock in trade. Capital, asset, or stock in trade. When a specified person receive during tax year any capital asset or stock in trade, or both, from a specified entity in connection with the dissolution or reconstitution of such specified entity, then the specified entity shall be deemed to have transferred such capital assets or both to the specified person in the year in the such capital asset in or both हमारी स्पेसिफाइड एंटिटी होगी उसमें अगर डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के वजह से कोई कैपिटल सेट और स्टॉक इन ट्रेड हमारे स्पेसिफाइड पर्सन को ट्रांसफर करा है तो उसको माना जाएगा कि वो कैपिटल सेट स्टॉक इन ट्रेड और बोथ रिसीव बाय द स्पेसिफाइड पर्सन. नेक्स्ट हमारा एनी प्रॉफिट गेन राइजिंग फ्रॉम द ड्रीम ट्रांसफर मेजर इन सेक्शन 1. अगर इस ट्रांसफर से हमें कोई गेन होता है deemed to be the income such entity of tax in the year in the such capital asset or structure or both were received by the specified person. जो एंटिटी है फॉर एग्जांपल हमारे लिए ए है और ए एंटिटी हो गई, बी हमारा स्पेसिफाइड पर्सन हो गया. इन दोनों के बीच में कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर हुआ है. स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर हुआ है. ठीक है. तो अगर इससे पहले तो हमने पढ़ा था फिर से पढ़ लेते हैं. स्पेसिफाइड पर्सन हो गया बी, स्पेसिफाइड एंटिटी हो गई ए. अगर स्पेसिफाइड एंटिटी को रिजोल्यूशन और डिसोल्यूशन की वजह से कोई भी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड हम डीम टू हैव ट्रांसफर मान लेंगे तो द स्पेसिफाइड पर्सन और उस तरह से कोई इनकम अराइज होती है उसको हम प्रॉफिट को डीम टू बी इनकम मान लेंगे और वो इनकम कैपिटल गेन्स में चार्ज लगाई जाएगी. सेक्शन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और बोथ on the date of receipt is the by the received by the received by the specified person shall be deemed to the full value of the consideration received or accruing as a result of such transfer. जो कि FMV होगी जो at date of transfer ट्रांसफर पर फेयर FMV होगी उसको हम फुल कंसिडरेशन मान लेंगे. फॉर्म का है कि अगर any difficulty arise and giving effect to the above provision, the board may ठीक है. फिफ्थ every guideline issued by the अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है
स्पेसिफाइड एंटिटी कौन हो गई? फॉर्म, अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। स्पेसिफाइड पर्सन कौन हो गए? वो इज अ पार्टनर ऑफ फॉर्म और मेंबर ऑफ अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेस मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पार्टनरशिप चेंज हो रही है या कोई नया पार्टनर मेंबर ज्वाइन कर रहा है, उसकी वजह से पुरानी फॉर्म ओल्ड हो रही है और न्यू फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। किस वजह से? Partners or members of such specified entity cease to be partners or members. Reconstitution, or one or more new partner or members are admitted to specified entity that one or member who or member of specified entity before the change continue as member. All the partners or members of the specified entity continue with the change in their respective share in shares of them. पहले ये जो था, पहले ये सेक्शन 9 का पार्ट बी था। पार्ट सेक्शन 9 का पार्ट बी, अभी क्लॉज नंबर 8 के लाइन देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहले 9 बी था, अब ये क्लॉज नंबर 8 हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।